तो यहां पर जो हमारा खाना था, इनको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। अगर वो रिसेप्टर्स हैं तो ही खाना एब्जॉर्ब होगा, नहीं तो वो भी एब्जॉर्ब नहीं होगा और वो घूम फिर कर कहां चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा और वो हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएंगे। जैसे सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि आपने कोई भी कैल्शियम की चीज खाई, तो इस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए जैसे आपने खाया तो कैल्शियम को रिसीव यहां करने के लिए आपका 1.25 डीसीसी हार्मोन आता है। क्या आता है? यहां पर 1.25 डीसीसी हार्मोन आता है। किसको रिसीव करने आता है? कैल्शियम को रिसीव करने आता है। कैल्शियम यहां पहुंचा और कैल्शियम ने देखा यार 1.25 डीसीसी हार्मोन तो आया नहीं मुझे लेने के लिए, है ना, ये हार्मोन है, अगर ये नहीं है तो आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी ही होगी, 100% होगी। क्यों? क्योंकि कैल्शियम किसके कहने पर अंदर जाएगा? 1.25 डीसीसी के कहने पर बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। जिन लोगों को 1.25 डीसीसी हार्मोन की कमी होगी उनका कैल्शियम लेवल भी डाउन होगा। और ये कब बनता है? विटामिन डी से बनता है। विटामिन डी कैसे बनता है? धूप में बैठने से बनता है। जो लोग धूप में नहीं बैठते हैं, जो लोग धूप में बैठेंगे ही नहीं, उनका विटामिन डी तो कम होगा ही होगा, उनका विटामिन 1.25 डीसीसी हार्मोन नहीं बनेगा, और ये हार्मोन नहीं बनेगा तो इन फ्यूचर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी आएगी ही आएगी। तो ऐसे ही हर किसी को लेने के लिए रिसेप्टर्स आते हैं, रिसेप्टर्स खुलते हैं। अगर वो एब्जॉर्ब हो गया तो हमारे लिए काम की बात है। इसलिए तो मैंने कहा कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम केवल दो ही चीजों पर टिका हुआ है। पहला डाइजेशन, कि भाई डाइजेशन तो उसने कर दिया, मान लिया कि ये सब चीजें हो गई, करेक्ट हुई है सब कुछ चीजें, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हुई तो भी डाइजेशन का कोई फायदा नहीं। यानी कि आपने कैल्शियम तो खा लिया, सब कुछ कर लिया, कैल्शियम अंदर भी गया, लेकिन बॉडी ने उसे एब्जॉर्ब ही नहीं करा, तो वो भी हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। तो यहां पर अगर 1.25 डीसीसी हार्मोन नहीं मिले ऐसे, तो ये क्या करेगा? गुस्सा होके इधर चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर आप खाते रहो, मोशन से बाहर आ जाएगा कैल्शियम, जितना भी कैल्शियम आएगा वो सब बाहर आ जाएगा। फिर आप कितना भी कैल्शियम खा लो, लेकिन जब तक आप धूप में नहीं बैठेंगे आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए धूप में बैठना हम सबके लिए जरूरी है। भारत में तो वैसे हम लोग घूमे फिरे, थोड़ा सा टहले सुबह, तो भी धूप मिल जाती है। तो हमारे देश में भी अगर विटामिन डी की कमी है तो ये हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हैं। और रिसर्च ये कहती है कि 80% भारत के लोगों में भी विटामिन डी की कमी है। क्यों? क्योंकि हम घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, धूप हमारे संपर्क में नहीं है और हमारे डी कम होता चला जाता है। हाँ, स्किन पर धूप पड़नी चाहिए, ऐसे नहीं कपड़ा पहन के मैं घूम रहा हूं तो हो जाएगा काम। ये स्किन पर धूप पड़नी चाहिए, क्योंकि इस लेयर के अंदर ही काम होगा, इस लेयर के अंदर ही काम होगा। और हमारे देश में अब लोग कम बैठते हैं धूप में, और इसी के लोग अमेरिका में पैसे देते हैं, धूप में बैठने के पैसे देते हैं, घंटों के हिसाब से पैसे पे करते हैं। एक जगह बना देते हैं, वो बड़ा सा हॉल, बड़ा सा मैदान, और वहां पर जैसे यहाँ पर पार्कों में टिकट लगती है ना, हम पार्क में घूमने जाते हैं, टिकट लगती है अच्छे अच्छे पार्कों में, तो वहां पर धूप के पार्कों में टिकटें लगती हैं कि उस पार्क की टिकट खरीदिए, धूप में बैठिए, बाहर आ जाइए, आपका टाइम खत्म, आपका टिकट खत्म, है ना। तो इसी तरीके से, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक हमें विटामिन ये नहीं मिलेगा, 1.25 डीसीसी नहीं मिलेगा, कैल्शियम कमजोर हो जाएगा और उनकी आबादी सब कैल्शियम की कमी की वजह से परेशान हो जाएगी। जबकि इंडिया में धूप फ्री में मिलती है, बिना किसी किराए की मिलती है। तो 1.25 डीसीसी हार्मोन हमारे कैल्शियम के लिए जरूरी है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए, प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के लिए और फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब हमारा खाना पहुंच जाता है ट्रांसवर्स कोलोन में और धीरे धीरे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उस खाने को आगे भेजती है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना है, जो न्यूरोथेरेपी का आधार है, मैं इस लाइन को ऐसे खींच देता हूं। अब ये आधे आधे हिस्से में डिवाइड होगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन आधी इधर हो गई, आधी इधर हो गई, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा कि मोशन यहाँ लिक्विड फॉर्म में आता है, यानी कि पानी बहुत अंदर होगा, इससे अच्छा खासा होगा। अब मैं इसके सामने खड़ा हो जाऊं तो ये मेरे ही पेट होगा लगभग, है ना। मैंने यहाँ से लाइन खींच दी तो लार्ज इंटेस्टाइन आधी इधर हो गई, आधी इधर हो गई, ऐसे हुआ ना। अब इसको ऊपर कल्पना करना, ठीक है। तो ये कौन सा भाग हो गया इसका? राइट साइड का। ये कौन सा हो गया? लेफ्ट साइड का।
हम जो बोलते हैं बार बार कि हमारी राइट साइड की बॉडी अल्कलाइन होती है, लेफ्ट साइड की बॉडी एसिडिक होती है, बोला था ना जब मैं विशेषताएं बता रहा था कि न्यूरोथेरेपी के अनुसार हमारी लेफ्ट साइड की हाफ बॉडी एसिडिक होती है, राइट साइड की हाफ बॉडी अल्कलाइन होती है। ये यहाँ प्रूफ होगा। कैसे प्रूफ होगा करता हूं। तो हमारे इंटेस्टाइन में यहां तक पानी था, काफी मोशन आगे बढ़ा, ठीक है। और मैंने भी बताया कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से पानी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, यानी कि यहां से धीरे धीरे पानी सोखा जाता है। यहाँ पानी ज्यादा होगा तो ये कौन सा भाग है? राइट साइड। जहां पानी ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं? अल्कलाइन बोलते हैं। हमने क्या बोला कि हमारी राइट साइड की बॉडी अल्कलाइन होती है, पानी ज्यादा है इसलिए अल्कलाइन है, ठीक है। पानी धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाता है, पानी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता चलता रहता है, ऐसे नहीं एक बार में हो गया, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता रहता है। मोशन हमारा यहाँ बढ़ता है। यहाँ आपका लिवर के साथ थोड़ा कनेक्शन है। लिवर के साथ क्या कनेक्शन है कि जो उन्होंने भी बताया कि हमारी WRBC की जो पीरियड है, लाइफ पीरियड क्या है? 120 दिन है ना। एक जैसा मैंने बताया था कि जीभ के ऊपर जो सेल है उसकी कितनी पीरियड है? 10 दिन की है। तो हर सेल की अलग अलग लाइफ पीरियड है। WBC की अलग लाइफ पीरियड है, प्लेटलेट की 10 दिन की है। तो ऐसे करके हर सेल की अपनी अपनी पीरियड होती है। तो ये आरबीसी क्या है? इसकी कितनी है? 120 दिन। 120 दिन बाद ये आरबीसी टूटती है, मर जाती है, डेड हो जाती है ना। 120 दिन बाद ये अपने आप मर जाती है, बुजुर्ग हो जाते हैं। हम भी तो मरेंगे 100 साल के बाद, 125 साल के बाद हम भी तो मरेंगे ना, कभी तो मरेंगे। तो 120 दिन का ये मर जाती है। अब ये मरने के बाद आरबीसी, जो आरबीसी में क्या है? एक हीमोग्लोबिन होता है ना। ये हीमोग्लोबिन के टूटने पर यहाँ पर क्या बनता है? हीम प्लस ग्लोबिन बनता है। इस ग्लोबिन के टूटने पर यहाँ पर बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन बनता है। क्या बनता है? बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन। ये दोनों क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ग्लोबिन के टूटने पर बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन बनेगा, ठीक है। तो बिलिरुबिन क्या है? बिलिरुबिन का इस्तेमाल लीवर दोबारा से बाइल जूस बनाने में कर लेता है, क्योंकि हमारा बिलिरुबिन येलो कलर का होता है और हमारा बाइल जूस क्या है? येलो कलर का है ना। तो उसका इस्तेमाल, बिलिरुबिन का इस्तेमाल लीवर दोबारा से बाइल जूस बनाने में कर लेता है। बिलिबर्डिन हमारे मोशन में आ जाता है। ब्राउनिश कलर का मोशन होता है ना हमारा, हल्का सा काला काला और ब्राउन कलर का होता है ना बैग। तो बिलिबर्डिन की वजह से हमारे मोशन का कलर येलोइश या ब्राउन कलर का हो जाता है। ये कहां से आया? लिवर यहां पर मिक्स कर देता है। समझ आया? मोशन का अभी यहां तक कोई कलर नहीं था, यहां तक तो जैसा चल रहा था वैसे ही था। लेकिन लिवर से निकलने वाले पिगमेंट, लिवर से निकलने वाले पिगमेंट्स का मतलब कि इसके टूटने पर, आरबीसी के टूटने पर जो पिगमेंट्स बनते हैं बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन, बिलिरुबिन को दोबारा से यूज कर लेता है लिवर बाइल जूस को बनाने में, है ना। या सॉरी, उसका कलर होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर। जैसे हम कहते हैं कि हमें ग्रीन कलर की उल्टी हुई तो कहते हैं बाइल पित्त निकला हमारे शरीर से, पित्त निकला कहते हैं ना। तो ग्रीन कलर की जो उल्टी होती है वो गॉल ब्लैडर की होती है, यानी कि हमारी पित्त की उल्टी होती है। और जो बिलिबर्डिन होता है वो येलो कलर का होता है। बिलिबर्डिन क्या है? येलो कलर का होता है, जिसकी वजह से हमारे मोशन का कलर येलो हो जाता है। हम मोशन जो जाते हैं वो येलो कलर के होता है या ब्राउनिश हो जाता है। तो इसकी वजह से, बिलिबर्डिन की वजह से हमारे कलर का, हमारा जो मोशन है वो कलरफुल हो जाता है। ये कहां से आया? बिलिबर्डिन। समझ आया? हमारे शरीर की सेल टूटती है और सेल के टूटने से दो चीजें बनती हैं, बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन। तो जो बिलिबर्डिन की वजह से हमारा कलर उस कलर का हो जाता है, ठीक है। अब यहां से मोशन धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। पानी इसमें से और सोख लिया जाता है। यहां पर ये लिक्विड फॉर्म में होता है मोशन, है ना, ये लिक्विड फॉर्म में। यहां सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाता है और यहां धीरे धीरे करके सॉलिड फॉर्म में मोशन चलता है। अब यहां पर ही सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है, क्योंकि यहां तक आते आते मोशन तो सूख गया, ठीक है। अब यहां पर इसको, पानी तो खत्म होता है, लेकिन भगवान ने यहां पर क्या करा? म्यूकस सबसे ज्यादा बनाता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के डिसेंडिंग कॉलम में म्यूकस सबसे ज्यादा बनता है। अब ये म्यूकस इस मोशन को आगे भेजता है। अभी पानी तो कम हो गया ना, तो यहां पर अल्टीमेटली कौन भेजेगा? यहां पर म्यूकस बनता है। इसलिए न्यूरोथेरेपी में भी यहां पर क्या है? म्यूकस का पॉइंट है। ये जो पॉइंट है कौन सा है? ये म्यूकस का पॉइंट है ना। म्यूकस कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन हमारी डिसेंडिंग कॉलम से बनने वाला एक प्रोडक्ट है, एक सब्सटेंस है। तो यहां पर म्यूकस की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए न्यूरोथेरेपी यहां पर म्यूकस के पॉइंट को डायग्नोज करती है।
ठीक है, और म्यूकस के पॉइंट को बनाती है। अगर ये म्यूकस ज्यादा बने, अगर ये म्यूकस ज्यादा बनेगा तो मोशन में म्यूकस आ जाएगा, और यहां पर आपको मोशन में म्यूकस आना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मोशन में आओ का आना। कहते हैं मोशन में ना आओ आ रही है, चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, क्योंकि यहां पर म्यूकस ज्यादा बन रहा है ना। ये बोलता है कोलाइटिस। कोलाइटिस हो जाती है ना बीमारी, yes. तो कोलाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द लार्ज कोलोन इज कोलाइटिस। इन्फ्लामेशन होने से क्या है कि ये म्यूकस ज्यादा सिक्रेट होता है और ये धीरे धीरे करके मोशन में आने लग जाता है, इसको बोलते हैं कोलाइटिस की समझ। कोलोन, कोलोन कोलाइटिस किससे बना है? कोलोन से बना है, और कोलोन का मतलब क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। कोलोन है ना, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, कॉलोनी तो बोल रहे हैं। तो कोलोन इज द लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसी बीमारी को हम बोलते हैं कोलाइटिस। और कोलाइटिस में हमारा क्या है? म्यूकस बनना ज्यादा हो जाता है और वो हमारे मोशन में आता है। अगर म्यूकस कम बने तो क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्योंकि मोशन आगे कौन भेजेगा? पानी है नहीं यहाँ पर ज्यादा, म्यूकस बन नहीं रहा, तो मोशन क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और यहीं पर यहां से लेकर यहां तक सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस है, क्योंकि यहां पानी की कमी होनी शुरू होगी ना, और यहां क्योंकि ये मोड़ है, मोड़ पे तो सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, जब पानी है नहीं तो मोशन बढ़ेगा ही नहीं आगे, तो यहां से कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाता है और सबसे ज्यादा यहां कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस है। इसलिए न्यूरोथेरेपी में ये कौन सा पार्ट है? ये कौन सा पार्ट है हमारा? कॉन्स्टिपेशन का पार्ट है। हम डायग्नोस करना सिखाएंगे आपको, यहां मैं बताऊंगा कि यहां मैंने कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट है, तो लॉजिकली मैं प्रूफ कर रहा हूं कि हमने यहां पर कॉन्स्टिपेशन क्यों रखा, क्योंकि यहां से कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहां से पानी धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और जब पानी कम होता चला जाएगा उसको क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एसिडोसिस। एसिडोसिस क्या है? कि लैक ऑफ वाटर कंडीशन विच में लैक ऑफ वाटर, यानी कि वो कंडीशन जब पानी की कमी से पैदा होती है उसको एसिडोसिस कहते हैं। तो मैंने कहा ना कि हमारी लेफ्ट हाफ बॉडी क्या है? एसिडोसिस है, क्योंकि इस हिस्से में पानी की कमी है, इसमें कमी हो गई, ये तो प्रूफ हो गया ना। इतना तो प्रूफ हो गया कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन के डिसेंडिंग कोलोन में पानी की कमी होती है, और पानी की कमी की होने की कंडीशन को हम एसिडोसिस कहते हैं। तो यानी कि लेफ्ट साइड हमारा एसिडोसिस हो गया, ठीक है। तो यहां पर एसिडोसिस हो गया, यहां पर पानी की कमी हो गई, और यहां पर इसलिए यहां पर म्यूकस ज्यादा बनता है। नेचुरल तरीके से इन पूरे इंटेस्टाइन में कहीं ज्यादा म्यूकस सब जगह बनता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनता है। लेकिन रिसर्च ये हुई कि इस पार्ट में म्यूकस सबसे ज्यादा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पानी की कमी होती है और म्यूकस ही मोशन को आगे भेजने में मदद करता है, या फाइबर ही मोशन को आगे भेजने में मदद करते हैं, और मोशन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और यहां सबसे एक मोड़ आता है, ये मोड़ जो है इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन पे मोशन अटकने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अब कोई मोशन है, कोई रास्ता ऐसे है, ठीक है, यहां ये धीरे धीरे घूम के आ रहा है, यहां पर यहीं तो अटकेगा, क्योंकि यहीं पे तो अटकेगा, इसको मोशन को आगे नहीं भेज पाएगा। अगर यहां पर इसकी मूवमेंट खत्म हो जाए तो ये यहीं से नहीं मुड़ेगा, यहां तो ये तो भी चला जाएगा, तो इसके अटकने के यहां चांसेस सबसे ज्यादा है ना, क्योंकि यहां तो चलो ग्रेविटी की वजह से भी नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींचेगी, लेकिन ग्रेविटी का असर यहां पर तो खत्म ही हो जाएगा ना, क्योंकि उसको मोशन को ऐसे जाना है, मुड़ना है, इस मोशन को अब ऐसे जाना है ना। तो यहां ग्रेविटी भी काम नहीं करती, पानी की कमी हो जाए तो भी दिक्कत, म्यूकस नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन। तो यहां सबसे ज्यादा खतरनाक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और सबसे ज्यादा यहां पर कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं। ठीक समझ आया? यहां कॉन्स्टिपेशन होने के कितना चांसेस है। इसी पार्ट को हम न्यूरोथेरेपी में किससे स्टिमुलेट करते हैं? अरे बाबा, कॉन्स्टिपेशन के लिए 2S/5 देते ना, तो न्यूरोथेरेपी में गुरुजी ने इस पार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए एक पॉइंट बनाया जिसका नाम है 2S/5, यानी कि अगर मोशन आपको हो रहा है तो 2S/5 देकर हम यहाँ से कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेंगे। लॉजिकली न्यूरोथेरेपी बनी है, ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया। तो यहाँ पर 2S/5 से निकलने वाली नर्व हमारे सिग्मोइड कोलोन को स्टिमुलेट करती हैं, और यहीं पर आकर इत्तेफाक से हमारे 10 मेडुला का फंक्शन खत्म हो जाता है। यानी कि हमारी जो वैगस नर्व अभी पूरा काम कर रही थी, यहां पर आके सरेंडर करती है कि ये भाग में से स्टिमुलेट नहीं होगा, तो वैगस नर्व यहां तक काम करती है। वैगस नर्व अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं कोई पार्ट छोड़ देती है, वो सिग्मोइड कोलोन को छोड़ देती है। बात समझे?
वैगस नर्व, जो अभी तक मैं बता रहा था कि एक नर्व है जो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकती है, उसका नाम है वैगस नर्व। और वो जिसको स्टिमुलेट नहीं करती वो यहाँ है, यानी कि हम 10 मेडुला देकर भी ठीक नहीं कर सकते। तो यहाँ कॉन्स्टिपेशन होने के कई सारे कारण हैं, और यही कारण है कि हमारा सबसे ज्यादा जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो सिग्मोइड कॉलोन में होता है। हम लोग करते हैं ना जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना मोशन को लाने के लिए, तो यही तो है, यही तो सिग्मोइड कॉलोन है जहां आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। तो इसलिए इस भाग को हम न्यूरोथेरेपी के अलग पॉइंट से स्टिमुलेट करते हैं, जिसका नाम है 2S45। ये 2S45 यहाँ के मोशन को यहाँ ब्लड सप्लाई भेजेगा, तब मोशन आगे बढ़ेगा। तो न्यूरोथेरेपी 2S45 देकर मोशन को आगे भेजती है। सिग्मोइड कॉलोन को मोशन क्रॉस करता है, और रेक्टम, ये एक थैली है रेक्टम, इसमें मोशन इकट्ठा होने लग जाता है, इसका नाम है रेक्टम। रेक्टम एक थैली ही है, वो थैली में धीरे धीरे मोशन इकट्ठा रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है 24 घंटे। आपको भी नहीं पता चलता, हमें भी नहीं पता चलता, लेकिन जब वो थैली भर जाती है तो इस थैली के चारों तरफ क्या है, इस थैली, ये थैली है, ये थैली है, ये इकट्ठा हो रहा है मोशन, तो ये फैलेगी। तो यहाँ पर भगवान ने कुछ रिसेप्टर्स बनाए हैं ऐसे करके, ठीक है। अब ये थैली बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इनसे टकराएगी ना, इनसे टकरा जाएगी। तो जैसे ही इनसे टकराएगी, ये एक सायरन बजा देंगे ब्रेन में कि भाई ये थैली भर गई है, इसे पास आउट करो। जैसे ही मोशन आ रहा होता है, अब आप 1 घंटे या आधे घंटे ही रोक सकते हैं, उससे ज्यादा थोड़ी रोक लेंगे, और नहीं तो आप रोक के दिखाइए 1 घंटे से ज्यादा आराम से बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये थैली, ब्रेन बार बार आपको मैसेज भेज रहा है, पास आउट करो, पास आउट करो, पास आउट करो। अब पास आउट नहीं करेंगे तो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए, बॉडी के लिए जो जरूरी है वो डिसीजन लेगा। फिर वो ये नहीं देखेगा कि आपकी बेइज्जती होगी, आप कहाँ बैठे हुए हैं, आपकी क्या सिचुएशन है, इन सब कंडीशन को छोड़कर वो आपको पास आउट कर देगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारे लोग, बचपन में भी होता है। बहुत सारे लोग टीवी देखते देखते, बहुत है ना, वो उठते ही नहीं है और पेशाब निकल जाता है उनका। मूवी हॉल में डरावनी कोई मूवी चल रही है, अब वो उठना तो चाह रहे हैं लेकिन वो बता नहीं पा रहे किसी को, तो वो रोकते हैं, रोकने नर्वस सिस्टम है। मेरे साथ भी, मतलब हमारे साथ में मेरा दोस्त था, हम हॉस्टल में पढ़ते थे, और इसी को कहते हैं कि नेचुरल कॉज को हमें नहीं रोकना चाहिए। मोशन को या यूरिन को अगर आए तो उसे रोकने की कोशिश ना करें। 5 से 7 मिनट आप आगे पीछे होकर मोशन को पास आउट करें। नेचुरल कॉल्स को हमें नहीं रोकना चाहिए। तो इस तरीके से जब ये रेक्टम की थैली भर जाती है, एनएस इसे बाहर निकाल देता है। इसमें कम से कम 12 से 24 घंटे का समय लगता है। कई लोग 12 घंटे में मोशन को पास आउट करते हैं, कई लोग सुबह और शाम जाते हैं मोशन, कई लोग रात को खाना खाने से पहले मोशन जाना ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत होती है, गांव के लोगों को तो आदत होती है कि रात को पहले मोशन जाएंगे, शाम को फिर खाना खाएंगे। तो 12 घंटे के अंतराल पर मोशन जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 24 घंटे के अंतराल पर एक सामान्य माना जाता है कि 24 घंटे में एक बार मोशन जाना चाहिए और पेट साफ होना चाहिए। लेकिन 24 घंटे में 4 बार जा रहे हैं, 10 बार जा रहे हैं, ये भी गलत है। और 10 दिन में 1 बार जा रहे हैं, ये भी गलत है। यानी कि सप्ताह में 1 बार मोशन जा रहे हैं, आप पूरे हफ्ते भर नहीं जा रहे हैं, तो ये भी गलत है। या आप दिन में 10 बार जा रहे हैं, ये भी गलत है। तो या तो 12 घंटे में 1 बार चाहिए या 1 घंटे में जाइए। लेकिन बहुत सारे लोग 2-2, 3-3 दिन तक मोशन ही नहीं जाते, यही इकट्ठा करके रखते हैं, तो उनको कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनको ये समस्या रहती है। पाइल्स होता है, पर इंटेस्टाइन अल्कलाइन है और लेफ्ट साइड की इंटेस्टाइन हमारी एसिडिक है। बस समझ जी सर। तो ये